हाँ जी, करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। ठीक है जी, थर्ड है ये हमारी, थर्ड है कि फोर्थ है पता नहीं, जो भी है, चलो नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, रिपोजिशन हमारे को करना है। आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, शोर बंद करो। ए कंपनी परचेज 2 मशीनरी 10,500 ईच। ठीक है जी, यानी कि टोटल मशीनरीज कितनी हो गई, 21,000 रुपए की। ऑन हायर बेसिस पेइंग 6,000 एज डाउन पेमेंट एंड रिमेनिंग इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो डाउन पेमेंट है ये दोनों मशीनरीज की है या फिर सिर्फ एक मशीनरी की है? दोनों की है, क्योंकि 6,000 ईच नहीं लिखा हुआ, 6,000 लिखा हुआ। ठीक है, और उसके बाद में जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 5,000 रुपए दोनों की ही है। ठीक है, द कंपनी राइट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट है दोनों मशीनरीज के ऊपर। अच्छा, ईच लिखा हुआ है। मेरी बात सुनो दोबारा से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से सुन लो। 10,000 इंटू 500 का एक सामान था, 2 सामान हुए 21,000 के। टोटल हमारे पास में कर्जा कितना हुआ, 21,000 रुपए का। इसमें से 6,000 रुपए हमने इंस्टेंट पे कर दिए डाउन पेमेंट के, और रिमेनिंग कितना बच गया, 15,000 रुपए। इसको मैं पे करूंगा 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि 5,000 रुपए की ईच हैं, और जिसके अंदर की इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। कैसे पता लगा सर? देखो 6 और 15 टोटल अपने आप में कितने होते हैं, 21,000, और ये कैश प्राइस के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं सर, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। आप लोग कह रहे हैं ऐसा। अब जरा यहां पे देख करके, ध्यान से देख करके मेरे को बताओ, ध्यान से देख करके मेरे को ये बताओ, एक बारी पूरे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो ऊपर से। ए कंपनी परचेज 2, देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे, ए कंपनी परचेज 2 मशीनरीज 10,500 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम, और लिखा हुआ है डाउन पेमेंट हमारे को इतनी दे रहे हैं और इतनी दे रहे हैं। ये हायर परचेज प्राइस है या फिर कैश प्राइस है? देखो हो गए कंफ्यूज। कैसे पता कैश है और कैसे पता हायर परचेज प्राइस है? क्या वहां पे हायर परचेज प्राइस लिखा है इसका? नहीं, हायर परचेज सिस्टम लिखा है। ठीक है जी, चलो आगे पढ़ लेते हैं, शायद कुछ पता लग जाए। देखते हैं जी। द कंपनी राइट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द कंपनी कुड नॉट पे सेकेंड ये इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये तो डिफॉल्ट की बातें करेगा अब आगे। तो मुझे कैसे पता लगे ये कैश प्राइस है या हायर परचेज प्राइस है? बोलो जी। इतने रुपए में खरीदी, मतलब उसमें तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा 5,000 रुपए की ईच, और साथ में पे करेगा इंटरेस्ट भी, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट भी पे करेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो ये अपने आप में क्या है जी, कैश प्राइस है। ठीक है, तो चाहे हमें क्वेश्चन परेशान करे या टीचर खुद हमें परेशान करे, हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है जी, आगे चलते। मतलब उसने क्या कहा, 5,000 रुपए ईच पे करेगा और साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, WDB मेथड से वो अपनी प्लांटेड मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो कंपनी थी जिसने की खरीदा था वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाई, डिफॉल्ट हो गया, और वेंडर ने सिर्फ एक प्लांट एंड मशीनरी कंपनी के पास में छोड़ी, और जो वो रीपोजेस करके ले गया है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन 20% चार्ज किया। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या बोला था मैंने ये बोला था सर, ये अपना रेट भी अप्लाई कर सकता है अगर ये हमारे रेट से खुश नहीं है तो,
और ये हमारे रेट से खुश क्यों नहीं होगा हायर वेंडर? इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इसकी इंटेंशन है ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को कम दिखा करके अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कब डेप्रिशिएट होगी? जबकि ये ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ओके, आगे चलते हैं। इसने भी WDV मेथड से लगाया। चलिए, मैं तो आपसे क्या चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को इंटरेस्ट की पेमेंट, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना आता है, तो जल्दी से मेरे को कैलकुलेट करके दिखाइए कि कितना अमाउंट निकल करके आएगा इंटरेस्ट का। आप भी करिए और मैं भी कर रहा हूं, ठीक है? डिफॉल्ट का तो बाद में देखेंगे, पहले हमें कंप्यूटेशन करनी होगी। वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जी जनाब, पहले ये बताइए कैश प्राइस कितना था? सर कैश प्राइस था 21,000 रुपए। इसमें से मैंने माइनस कर दिया डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट कितना था? सर 6,000। तो 15,000 रुपए पहला आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अब इसमें मैं ऐड करूंगा इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। क्यों ऐड करता हूं इसको? क्योंकि इससे हमारा लोन बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें पे करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन 15,000, कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5%। तो 15,000 रुपए का 5% कितना हुआ? 750 रुपए मात्र। ठीक है जी। और फिर इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी, तो कर्जा घट गया। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करेंगे? सर एक तो प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 जो लिखा हुआ है वहां पे, और साथ ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो कि बना है 750 रुपए। तो ये टोटल 5,750 रुपए पे करेंगे। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10,000। अब फिर इनका इंटरेस्ट ड्यू होगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, ऐड कर देंगे 10,000 के ऊपर 5%, यानी कि 500 रुपए। और बस यहां 10,500 के ऊपर अब झगड़ा हो जाएगा, इनका डिफॉल्ट हो जाएगा। आगे बनाने की जरूरत ही नहीं, डिफॉल्ट हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है सर। अब मेरे हिसाब से ये तो चीज़ें नॉर्मल है, समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। हमने बहुत दिनों से ये सीख रखी हैं। साइड करते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें और भी काम करने, दुनिया में सिर्फ यही करने थोड़ी आए। तो आइए अकाउंट बनाते हैं अब अपना। कौन सा अकाउंट बनाऊंगा मैं? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि कर्जा अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं? डेट क्या थी? डेट नहीं दी हुई शायद, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से डेट लिख देते हैं 1/4/2017 बाय प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर। हाँ जी, इसका कैश प्राइस कितना था सर? 21,000 रुपए। और फिर हमने सेम डेट पे कुछ डाउन पेमेंट कर दी। एंट्री क्या बन गई? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर्जा कम हो गया और बैंक अकाउंट भी कम हो गया, तो टू बैंक अकाउंट। कौन सा? डाउन पेमेंट ₹6,000।
और फिर ईयर एंड पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ, यानी कि 31/3/2018 को मैंने एंट्री बना दी, क्या, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो मैंने यहां पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट। और पहला इंटरेस्ट कितना था, मैंने वर्किंग नोट से निकाला हुआ है, कितना, 750 रुपए। तो मेरा बैलेंस सीडी, मेरा बैलेंस सीडी आफ्टर पेमेंट, जी बैंक से पेमेंट तो करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू किया। बैंक अकाउंट में कितना सर, 5000 तो वो प्रिंसिपल अमाउंट था, साथ में ये 750 रुपए भी, तो 5750 और टू बैलेंस सीडी 10,000 रुपीज। ये सब कुछ 31 मार्च 2018 को हुआ। जी जनाब, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं सर। अगले साल के लिए 1/4/2018 को ये क्या बन गया, बाय बैलेंस बीडी 10,000, फिर से इंटरेस्ट ड्यू हुआ 31 मार्च 2019 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपए, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज। हाँ प्रॉपर लिखिए आप मुझसे लिखवाना चाहते हो अच्छा जी भाई, इंटरेस्ट किस पे, ये भी तो पता लगना चाहिए ना। अच्छा हाँ जी, अब सेकंड पे तो डिफॉल्ट हो गया था ना मेरे ख्याल में, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे तो डिफॉल्ट हो गया था, तो अब क्या किया जाए, एक मशीनरी वो वापस ले जाएगा है ना, और दूसरी मशीनरी को हमारे पास छोड़ जाएगा। तो बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे किया जाए, सिखाया था मैंने। इसकी वैल्यू कितनी लिखूं, एक मशीनरी की वैल्यू कितनी लिखूं। अच्छा, जो बैलेंस सीडी छोड़ गया है वो हमारे पास में, आधा आधा कर दें इसको, 10,500 जहां पे डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। डेप्रीसिएशन अलग अलग हैं दोनों के, है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सर, हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा। आओ बनाएं और ध्यान से सीखें भी। कंप्यूटेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपोजेस्ड and retained by hire purchaser। और एक सेकंड, मैं समझ गया कि यहाँ पे थोड़ी भाषा इंग्लिश की त्रुटि है। प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपोजेस्ड, ऐसे लिखेंगे इसको, बाय हायर वेंडर। अब ठीक है ना, एंड रिटेन्ड बाय हायर परचेजर, सिंपल। तो हमने ना प्लांट एंड मशीनरी को दो पार्ट्स में बांट लिया, प्लांट एंड मशीनरी रीपोजेस्ड और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी रिटेन्ड। अब जो प्लांट एंड मशीनरी रीपोजेस की गई है उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 20% है, मानते हो, और जो रिटेन्ड की गई है उस पर 10% है। हमें इनकी वैल्यू चाहिए। इनकी ओपनिंग वैल्यू दोनों की कितनी थी, 10,500 ईच, है ना। ओके, इसके ऊपर पहले साल का डेप्रीसिएशन लगा होगा, ट्वेंटी %, से पहले साल तो सर पहले साल तो सेम लगा था 10%। तो तुम झूठे हो, इसका मतलब, 20% से लगेगा। इसका मतलब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। सर हम ना
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहे, हम केवल वैल्यूज निकाल रहे हैं कि वो किस वैल्यू पे रिपोजेस करेगा या फिर किस वैल्यू पे वो छोड़ करके जाएगा। जिस वैल्यू पे वो रिपोजेस करेगा वो किस वैल्यू से निकल करके आएगी, किस रेट से निकल करके आएगी, 20% डेप्रीसिएशन से। और 20% डेप्रीसिएशन वो शुरू से चार्ज करना शुरू कर देगा कि तुमने मेरी प्लांट एंड मशीनरी को 20% के हिसाब से डेप्रीशिएट किया है, वो ये मान रहा है। ये बोलना चाह रहा हूँ, बात समझ में आई मेरी? तो हम, हाँ जी बेटा, मैंने ये बोला कि ना यहां पे हम कोई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहे, यहां पे तो हम उन वैल्यूज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिन वैल्यूज पे इसको रिपोजेस किया गया है या फिर छोड़ा गया है। एक प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ा गया है या फिर रिपोजेस किया गया है। अब रिपोजेस करने के लिए वो तो वेंडर अपना रेट लगाएगा ना, तो वो तो डे 1 से लगाएगा ना, ऐसा थोड़ी है अभी अभी लगा देगा कि वो शुरू से उसकी वैल्यू कम करके आंकना चाहता है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये कोई हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में तो शुरू साल से 10% ही लगेगा, लेकिन ये हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 20%, 2100 रुपये। ठीक है सर, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी, 8400। अच्छा ये भी WDV से ही लगा रहा था, लिखा था, हाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखा था। ठीक है सर, तो फिर से हमने सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगाया फॉर सेकेंड ईयर। 8400 का 20% कितना हुआ, 1680 रुपए। और ये कितना वैल्यू आ गया, 6720। जबकि यहां पे डेप्रीसिएशन कितना था, 10%। 10,500 के ऊपर 10%, 1050 रुपये। और फिर कितना आ गया, 9000। और फिर से डेप्रीसिएशन 945, 8505। ये बैलेंस विद whom, हायर परचेजर, जो उसके पास रहेगी उसकी। हाँ जी, जो उसके पास रह गई वो। और ये क्या है, बैलेंस रीपोजेस्ड, इस वैल्यू पे वो ले गया। हाँ इस वैल्यू पे ले गया। जल्दी से इसको नोट करो फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने ये बना लिया। अब हमने ना एक हायर वेंडर अकाउंट बनाया हुआ है, ये रहा हमारा प्यारा सा गंदा सा हायर वेंडर अकाउंट। क्या लगता है तुम्हारे को कि ये अगर मैं ये लिख दूं यहां पे, 1 मिनट के लिए लिखना मत, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन ये गलत क्यों है ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां पे। अगर मान लो मैं यहां पे ये लिख दूं टू बैलेंस CD और किसकी वैल्यू जो रिटेन्ड है 8505, या फिर लिख दूं 10,500 का आधा कितना होता है बता दो, 5,250, कुछ भी लिख दूं, मतलब डेप्रीशिएट हुई मशीनरी के हिसाब से लिख दूं या फिर यहां पे जो लोन चल रहा था उसके हिसाब से लिख दूं, और यहां पे लिख दूं बाय हायर वेंडर, हायर सॉरी बोलो क्या लिखना चाहिए जब एक प्लांट एंड मशीनरी रिपोजेस हो जाती है, छीन ली जाती है, तो हायर परचेजर की बुक्स में क्या एंट्री आती है बताओ। देखो जब खरीदी गई थी तो हायर वेंडर क्रेडिट हुआ था और प्लांट एंड मशीनरी, तो अब क्या लिखना चाहिए मेरे को, टू, कि ये वापस गई ऑन हायर, यानी कि इसका अमाउंट कितना जो रिपोजेस निकल करके आया था
6750 6720 है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मान लो ये वाली एंट्री तो हमने पहले भी सीखी हुई है लास्ट क्लास में, जब हमने पार्शियल रिपोजिशन नहीं किया था, फुल रिपोजिशन किया था, तो हम यही एंट्री बनाते थे और फुल अमाउंट के लिए बनाते थे। अब की बार हाफ अमाउंट के लिए बना रहे हैं तो मैंने ये बना लिया। क्या मुझे ये लिखना चाहिए यहाँ पे? अगर लिखना चाहिए तो क्यों लिखना चाहिए, और नहीं लिखना चाहिए तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? एक मशीन तो हमारे पास है ना। एक मशीन तो हमारे पास है ना सर, लिखना चाहिए ना सर। जब मैं छोटा बच्चा था मैं भी यही सोचा करता था। नहीं सर, हमारी पेमेंट तो पूरी हो जाएगी ना, सेटलमेंट हो जाएगी उसके साथ। अभी काउंट ये सर सेकंड इंस्टॉलमेंट, अभी तो सेटलमेंट तो हुई नहीं है। एक की तो रह ही जाएगी सर। नहीं रहेगी। जब मैं आपको इसका जवाब दूंगा ना तो आप शर्मिंदा होंगे, कहेंगे ओहो इतनी छोटी सी बात, ये तो हमने पढ़ी हुई है लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आई। चलो अब और जोर लगाओ थोड़ा सा। सर जब डिफॉल्ट कर ही दिया जी जनाब। उसके बाद तो हम पेमेंट करेंगे नहीं, जी जनाब। तो वो जो मशीनरी हमारे पास है वो तो हमारी होगी ना। तो फिर हम मशीनरी हमारे पास है, हमारी होगी मतलब अब उसके पैसे, मतलब आपको ये लग रहा है कि ये जो एक प्लांट एंड मशीनरी छोड़ करके गया था, ये इस बात पे छोड़ गया था कि चल अब तू पेमेंट करियो या ना करियो, इससे रिमेनिंग कोई दिक्कत नहीं है। अब तू बदमाश तो बन ही गया है, अब अच्छा सा बदमाश बन जा, और इसके लिए मैं तुझे एक मशीनरी छोड़ करके जा रहा हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं ना कि जो पहले पेमेंट करी थी उसमें से एडजस्ट कर देंगे, कि उसमें से एडजस्ट हो गई कि भाई ये यूं कहना चाह रहे हैं कि 2 प्लांट एंड मशीनरी ली थी और एक की एक्स्ट्रा मेरे पास में आ गई है, तो उसको इस वैल्यू में एडजस्ट कर दूंगा। एंड सर व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी जिसका आपने यूटिलाइजेशन किया है, जिसकी वैल्यू फॉरफिट की गई है। लगाओ, जोर लगाओ और सोचो। अकाउंट्स पहले लॉ है फिर अकाउंट्स है, याद रखना। पहले लॉ सोचो कि क्या है, क्यों आना चाहिए, आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ ये नहीं आना चाहिए। अमाउंट तो सभी सर मेरी बात सुनो ध्यान से और प्यार से, और साथ में ना ऐसे करना, ओहो करना सबने, करवाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात मालूम है, क्योंकि आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, आपने लॉ पढ़ा है। एक बात बताओ, जब एक एग्रीमेंट बना था तो 2 प्लांट एंड मशीनरी का बना था। अब ये एग्रीमेंट खराब हुआ है तो आधा खराब और आधा सही चलता रहेगा क्या? ओहो, करो पहले, करो सारे करो, पहले सब करो। ओहो, याद रहेगा अब तुम्हारे को। जब वो फाड़ के फेंका जाएगा तो ये पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा ना, आधा पार्ट थोड़ी ना। तो ये ना, ये देखो सब बताते हैं तुम्हारे को, बुक्स बताती हैं, लेकिन ये लॉ हमें बताता है कि यहां पे नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। मैं ये कहा, अगर मैं ये कह देता सिर्फ थंब रूल है, दिवाकर सर ने कह दिया नहीं आएगा, तो तुम भी मान लेते। नहीं भाई दिवाकर सर क्यों, कौन है दिवाकर सर ऐसा कहने वाले? मैं जस्टिफाई कर रहा हूं इस चीज को कि ये यहां पे बैलेंस सीडी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर एग्रीमेंट, ये लोन अकाउंट था ना, और लोन अकाउंट अब खत्म हो गया। हाँ, अब जो रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी इसके पास रह गई है उसके लिए एक नया एग्रीमेंट बनेगा, एक नया लोन अकाउंट खुलेगा। ठीक है ना? तो हम क्या करें यहां पे हम क्या लिख दें, टू P&L अकाउंट। जो भी अमाउंट होगी ना बैलेंसिंग फिगर की, कितना आ गया ये बता दो, नहीं बताओगे? 3,780 रुपीज। ठीक है जी, इसको हम चार्ज कर देंगे अपने ठीक, ओके। अच्छा, और सुनो मेरी बात सुनो, अब हम ना एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। इसको हटा दूं बैलेंसेस को, ये जब पूछूंगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि भाई मैं तो यहां से हटा दूंगा ना इसको। प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट,
क्या एंट्री बनाई थी हमने सबसे पहले जब खरीदी थी? प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और कैश प्राइस लिखा था कितना? 21,000 रुपए। कब? 1/4/2017 को, ठीक है जी। और 31 मार्च 2018 को इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा होगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना हुआ? कितना हुआ? 2100 रुपये। 10% था ना, 21,000 का 10%। तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया? 18,900। 31/3/2018। फिर ये हमारा बैलेंस बीडी बन गया। तो 18,900। 20% तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हायर परचेजर का अकाउंट है। लो मैं लिख देता हूं, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। कम वाला नहीं, हायर परचेजर वाला लगाएंगे। कम वाले का क्या मतलब? वो तो ज्यादा ही लगाएगा। गलत मत यूज करो। चाहे ठीक है, आप लोग टेक्निकली ठीक हो सकते हो, लेकिन लैंग्वेज गलत है ये कि ये कम वाला लगाएंगे। क्या पता उसको हमारे पे प्यार आ जाए और वो कम रेट का डिप्रिसिएशन लगा दे। ऐसा होता नहीं। 1/4/2018 को टू बैलेंस बीडी, और फिर इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा होगा 31/3/2019 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना? 1890। और अब 31/3/2019 को हमने हायर वेंडर की एंट्री बनाई थी, प्लांट एंड मशीनरी वापस चली गई थी बाय हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट था ना, और उसमें गुड्स रीपोजेस्ड कितना था? यहां पे लिख देंगे गुड्स रीपोजेस्ड कितना था? 6,720। अकाउंट ये भी खराब हो जाएगा, लेकिन बावजूद उसके हम ना यहां पे इसकी ये वैल्यू लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। इससे पहले सर जो बचे होगा उस पे सुनो, बचा तो कुछ नहीं है ना। इस साल का डेप्रिसिएशन तो मैंने पूरी वैल्यूज पे लगा दिया था ना, यानी कि दोनों पे लगा दिया था, दोनों प्लांट एंड मशीनरी पे। देख, ये दोनों प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी और ये दोनों प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था। एक वो इस वैल्यू पे उठा करके ले गया और एक मेरे पास छोड़ गया। वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आना चाहिए। लोन अकाउंट जो है ना वो एग्रीमेंट अकाउंट है, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मेरे खुद का अकाउंट था ना। था तो वो लोन अकाउंट भी, हायर परचेजर की ही बुक में, लेकिन ये क्या है? केवल एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। ये हम एक प्लांट एंड मशीनरी की तरह से देख रहे हैं, एग्रीमेंट की तरह से नहीं देख रहे। तो इसमें बैलेंस सीडी लिख सकते हैं। कितने वैल्यू की बैलेंस सीडी रह गई थी हमारे हिसाब से? प्रॉफिट एंड लॉस में निकालेंगे ना, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना। पहले ये बताओ बैलेंस सीडी कितनी रह गई थी? गुड्स, 10,200 यहां लिखेंगे गुड्स विद हायर परचेजर 8,505। अब चेक करो जी, जो भी डिफरेंस आता है उसको हम कहां लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1785। और ये हुआ कब है? 31/3/2019 को। 1785 कौन सा था? वो 31/3/2019। ये बेटा बैलेंसिंग फिगर है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है। देखो जी, यहां क्या लिखा हुआ है? ये हमारा कैश प्राइस है, ये हमारा कैश प्राइस है, ठीक है। अब बोला गया हायर परचेज प्राइस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम? 10% ऑफ कैश प्राइस डाउन। 10% ऑफ कैश प्राइस कितना हो गया सर? 25,000 रुपए। क्या मैं इसको डाउन पेमेंट कह दूं? हाँ सर कह दूं। और फिर कहता है 25% ऑफ कैश प्राइस
को हमने 4 सब्सीक्वेंट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है। हाफ ईयरली को तो छोड़ो, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। 25%। 25% ऑफ कैश प्राइस कितना हुआ? बोलो। 2.5 लाख रुपए का 62,500 25% कितना हुआ? 62,500 62,500। यही अमाउंट बोला था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, क्यों गुड़िया? यही अमाउंट बोला था 62,500। जब तू कहती नहीं 5600 आएगा। नहीं सर, मैं कैसे समझी, जैसे 25% ऑफ कैश प्राइस, तो यहीं पर 25 की 4 इंस्टॉलमेंट। मुझे समझ में आ गया तुम पहले क्या गलत कर रहे थे। अभी मेरी बात सुनो, अभी सुनो, अब मेरी टर्न है, अब तुम खेल चुके। मैं कह रहा हूं 25% ऑफ कैश प्राइस दिया गया और इसकी 4 इंस्टॉलमेंट की गई। ये कितना अमाउंट आया जल्दी से बता दो। 2,75,000 आएगा। नहीं नहीं, ये कितना आया पहले ये बताओ। यही तो आएगा। हैं? 2,50,000। 2,50,000। हाँ, अब 2,50,000 प्लस 2,75,000 प्लस 25,000 कितना आएगा? 275। यही तो मैं कह रहा था इतनी देर से। मैं भी यही कह रहा था। तुम्हें ये नहीं दिखाई दे पा रहा कि ये 50,000 रुपए का एक तरफ तो वो 10% ले रहा है और दूसरी तरफ 25% की 4 इंस्टॉलमेंट ले रहा है। तो 25% तो अपने आप में ही बन जाता है ना, 1/4 करके वो 50,000 बन जाता। और 10% एक्स्ट्रा, यानी कि कुछ लोचा है, इंटरेस्ट बीच में इंक्लूडेड है। यहां पे ये स्कीम इस तरीके से बनती हायर परचेज प्राइस के हिसाब से। तो ये बोला गया कि कैश प्राइस का 10% आपसे लिया जाएगा और कैश प्राइस का 25% 4 बार लिया जाएगा, 4 बार लिया जाएगा, ऐसा बोला गया था। ठीक है जी। अब मेरे पास में आ गया है क्या? मेरा कैश प्राइस और मेरा हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस कितना? 2,50,000 और हायर परचेज प्राइस कितना? 2,75,000। और इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट है 25,000 रुपए। अब इस 25,000 को हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया। नहीं, मैंने पूछा नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप करो। ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। देख लेते हैं जी अपने पास में किस तरीके से निकाला है तुमने। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। जी हमारा अमाउंट कितना आया? 25,000 आया इंटरेस्ट का, जो कि है 2,75,000 हमारे हायर परचेज प्राइस में से माइनस कैश प्राइस, जो कि है 2.5 लाख रुपए। तो 25,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट है जिसको कि हमने बांटना है। हाँ जी, हमारा टोटल हायर परचेज प्राइस कितना था? 2,75,000। उसमें से हमारी डाउन पेमेंट कितने की हो गई थी? 10% की ऑफ कैश प्राइस, यानी कि 25,000। तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया था? 2,50,000। क्या मैं ठीक हूं? फर्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट। फिर बाद में इंस्टॉलमेंट पे ही हुई होगी, जो कि बोला गया था कितनी थी अपने आप में? 25% ऑफ कैश प्राइस। और वो हमारे पास आ जाती है कितना? 62,500 है ना, 62,500। और ये 62,500 कैसे आया है जी? सर 50,000 रुपए की एक प्लांट एंड मशीनरी थी जिसका कि 25% हमें बेस लेना था एक इंस्टॉलमेंट के लिए, और ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी? नहीं, ये नंबर ऑफ मशीनरीज कितनी थी? 5 थी। तो टोटल करो कितना आएगा? 62,500 आएगा। कैश प्राइस से करेंगे तो गलत हो जाएगा सर कैश प्राइस आया आ ही नहीं सकता ना कैश प्राइस से। गिवन नहीं है ना।
गिवन नहीं है हमारे को कि कैश प्राइस का कितना पोर्शन गया था। फिर आपको इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा, घूम फिर के बाद वहीं आ जाएगी। हाँ जी, ये 62,500 आ रहा है आपका, ये अमाउंट आपने कैलकुलेट किया। 50,000 का 12,500, 12,500 इंटू 5 62,500 है ना। तो हमारा नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया, बताया नहीं अभी तक आपने, 187,500। ये हमारा सेकेंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। ठीक है सर। फिर हमने इंस्टॉलमेंट सेकंड पे की होगी, जो कि अपने आप में उतने की ही रही होगी, ठीक है ना। फिर हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया होगा, थर्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना, 1,25,000। ठीक है सर। उसके बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे होगी, जो कि 62,500 की ही होगी। तो हमारा फोर्थ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया होगा कितना, 62,500। और फिर हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 62,500 की, ताकि ये चीज हमारी हो जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन सिस्टम यही था। अब हमारे पास में ना रेशो आ जाएंगी। क्या रेशो आ जाएंगी, 250:1 नहीं, इन सब की रेशो निकाल लेंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, ये दरवाजा बंद कर दो। 4:3, 2:1, ये आ गया हमारा। ठीक है जी। अब हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 50,000 का टोटल इंटरेस्ट था, और ये अपने आप में 10 था, तो 4 कितना, 25,000। ध्यान से देखो 25,000 ही तो लिखा है। 50,000 कहाँ लिखा था, 50,000 लिखा था क्या, अरे नहीं, तुम्हें गलत दिखाई दे रहा था। 25,000 का इंटरेस्ट है। कितना आ गया ये, 10,000। फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा 10,000 रुपए। ठीक है सर। फिर 25,000 रुपए का 3/10, 7,500, ये हमारा सेकेंड इंटरेस्ट। फिर 25,000 रुपए का 2/10, 5,000, ये हमारा थर्ड इंटरेस्ट। और फिर 25,000 रुपए का 1/10, 2,500 रुपए, ये हमारा फोर्थ आने वाला था, लेकिन हमने डिफॉल्ट कर दिया सेकंड पे ही। तो सेकंड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। सेकंड डिप्रिसिएशन भी आएगा, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया आपने, कर लो बेटा, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी, ये गुड्स रीपोजेस्ड और गुड्स रिटेन्ड है। गुड्स रीपोजेस्ड के अंदर रेट कितना है, 25%, और रिटेन्ड के अंदर 15%। और याद रहे 1 साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि डिफॉल्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन पे हुआ है और तब तक 1 ही साल बीता था। तो तोड़ तोड़ के नहीं लगाना, अपने को स्ट्रेट अवे लगा देना। ठीक है जी। ऐसा मानो कि गुड्स परचेज की गई थी 1 अप्रैल को, 1 जनवरी डेट दी हुई थी, और 31 दिसंबर को हुई होगी, तो P&L में डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को ही लिया जाएगा। अच्छा जी, अब हाँ जी, ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई हैं, और ये वैल्यूज आप मेरे को बता देना, और हम अकाउंट बनाएंगे। पहले ये,
हायर वेंडर अकाउंट, इस क्वेश्चन के अंदर एक गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट हमारे को अलग से बनाना है। तो यहाँ पे डेट क्या थी, 1 जनवरी, कौन सा सन था, 97। ठीक है जी, हमने क्या एंट्री बना दी, बाय प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर 2,50,000 की। हमने डाउन पेमेंट दे दी टू बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट 25,000 रुपए, 10% था ना, और वो कब दिया होगा हमने, 1 जनवरी 1997 को ही। फिर हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, इंटरेस्ट ये 6 मंथ्स का है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है अपने वर्किंग नोट में, और वो कितना था, 10,000 रुपए। और अब हमने यहाँ पे पेमेंट करनी है। हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी 1 जुलाई 1997 को ये ड्यू हुआ, और 1 जुलाई 1997 को हमने इसे पे कर दिया टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 62,500 की। ये हमने अभी देखा था कैसे निकल करके आए। ठीक है जी, 25% ऑफ कैश प्राइस इंटू 5, ठीक है ना, 50,000 रुपए का 25%, 12,500 और मल्टीप्लाइड बाय 5 मशीनरीज, तो 62,500। और यहाँ पे हमारे पास में बैलेंस सीडी कितना रह गया, सर ये 6 महीने है, ओहो 6 महीने हैं तो 6 महीने हैं तो बैलेंस सीडी आएगा। लोन अकाउंट है ये सर, कितना है अरे हाँ। जल्दी बताओ। ये सर आपको लोन अकाउंट सर अभी ये इंटरेस्ट डाल दिया मैंने, अरे तो 6 महीने बाद और नहीं लगेगा इंटरेस्ट। हाँ लगाऊंगा, लेकिन बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद अलग से लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लोन अकाउंट को 6 महीने के लिए बंद करके दोबारा से खोलने जा रहा हूँ। 1,62,500। हाँ जी, ऐसा ही करना है, बताओ जरा। 172,500। 172,500। अगर आपने, सुनो मेरी बात, 1-1 साल का भी किया है ना, 2 बार इंटरेस्ट ड्यू किया है और फिर 2 बार पेमेंट की है एक ही साल के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डेट्स लिख देना। हाँ डेट लिख देना, कोई बात। मैं इस तरीके से कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है जी, और यहां पे मैंने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 1,72,500। हाँ जी, मेरा इंटरेस्ट 6 महीने का वर्किंग नोट से जो आया है वो है 7,500। ठीक है जी, 31 दिसंबर 1997 को, है ना। अब डिफॉल्ट हो गया, है ना, और डिफॉल्ट हो गया और कुछ मशीनरी रिपोजेस हो गई और कुछ छूट गई। तो क्या लिखूं यहां पे बताओ, बैलेंस सीडी आएगा क्या, P&L आएगा, बैलेंस सीडी में कुछ नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले यहां पे क्या कर दूं, डिफॉल्ट करूंगा। तो डिफॉल्ट करूंगा तो हमारे पास में क्या एंट्री बन जाएगी, टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर, किस वैल्यू पे, 75,000 पे। ये गुड्स रिपोजेस्ड है जो कि हमने अपने वर्किंग नोट से निकाली है अभी अभी। अच्छा जी, और फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्होंने एक वर्ड बोला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया ये, 1,05,000 रुपए, और ये एग्रीमेंट क्लोज। ठीक है ना जी। बुक लिखा था ना, नेसेसरी बुकिंग। लेकिन अभी तो हम ये पूरा कर लें एक बारी।
हाँ जी, तो टू बोलो, हायर वेंडर अकाउंट। एंट्री बोला करो मन में, तभी सही आएगा। प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने में खरीदी थी हमने? 2.5 लाख रुपए में। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया था। अब ये तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा दूं ना, ठीक है जी। तो 31/12/1997 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 2.5 लाख रुपए के ऊपर 10% तो था ही नहीं रेट। नहीं 15%। ये देखो ये बच्चा मुझे झूठ बोल रहा है। 37,500 और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 2,12,500। बेटा एक बार जरा मैडम को बुलाना, एक बार जरा मैडम को बुलाना। नंदू भैया, ये ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही होती है और ये बच्चे यहाँ पे कॉरिडोर में शोर मचा रहे होते हैं। अच्छा नहीं लग, रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा आप देख रहे हैं? ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर परचेजर नहीं, यहाँ पे तो हमने गुड्स रिपोजेस्ट करवानी थी अभी। देखो वो शोर के चक्कर में ध्यान ही भटक गया और हमने रिपोजेशन को तो भूल ही गए। यही फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब बताओ 31/12/1997 को 2 काम हुए होंगे। कुछ तो उसने हमारे पास बैलेंस सीडी छोड़ दिया होगा, तो वो हम लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। और कुछ वो गुड्स रिपोजेस्ट करके ले गया होगा, तो हमने एंट्री बना दी बाय हायर वेंडर्स अकाउंट। अब ये दोनों वैल्यूज हमने अपने वर्किंग नोट से निकाली हुई हैं। बताओ जी, पहले तो हायर वेंडर रिपोजेस्ट गुड्स को कितने वैल्यू पे लेके गया है? 75,000 और छोड़ के कितने पे गया है? 1,27,500। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास वर्किंग नोट से आई हुई हैं। ओके सर, अब रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और ये अमाउंट कितना आ रहा है? 10,000 रुपए। ठीक है जी। अब गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बनेगा। वो कितने पे रिपोजेस्ट करके लाया था? किसकी बुक्स में है ये हायर वेंडर की बुक्स में। ठीक है, कितने की गुड्स रिपोजेस्ट करके लेके आया था? 75,000 की, ये वाला अमाउंट। ठीक है ना, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? टू प्लांट एंड मशीन। सही बोलो। मैं रुक गया, बताओ। जनरल एंट्री निकाल के चेक करो क्या लिखा था वहां पे। प्लांट एंड मशीनरी लिखा था, ये मानते हो? नहीं, प्लांट एंड मशीनरी तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्टॉक है। गुड्स ऑन हायर डेबिट टू में हायर परचेज। एंट्री बोलो गुड्स रिपोजेस्ट की, जो हमने हायर वेंडर के अकाउंट में लिखी थी। रिपोजिशन अकाउंट डेबिट टू हायर गुड्स रिपोजेशन अकाउंट, गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। किससे छीन के लेके आए हैं? ठीक है ना। अच्छा जी, कितना हो गया? इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाई है, कैपिटलाइज नेचर के एक्सपेंडिचर है, इसके अंदर आने चाहिए। हाँ सर, तो यहां पे क्या लिख दूं? टू बैंक अकाउंट। रिपेयर रिन्यूअल्स वगैरह कितने करवाए थे? देखो क्वेश्चन में 10,000 रुपीज खर्च किए थे, फिर 90,000 रुपए की बेच दी थी। तो ये 10,000 रुपीज हमने खर्च किए, फिर 90,000 की सेल कर दी। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट बाय
बैंक मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 90,000 रुपीज। अब पूरी प्रोसेस के अंदर मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया, यानी कि किसको? हायर वेंडर को, टू P&L अकाउंट, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का? 5,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। और जिस दिन ये ओपन हुआ था उसी दिन ये क्लोज हो गया। जरूरी नहीं है, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, कहीं ऐसा ना हो दो में से केवल एक ही ट्रक बेचा हो उसने। चेक कर लेते। 15% द हायर वेंडर स्पेंड 10,000 ऑन गेटिंग ट्रक। दोनों ही हो गए। डेम लिखा है ना? हाँ जी। हाँ, डैम लिखा है। अच्छा सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे ये बेचा नहीं होता है, लो ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे, मतलब मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में, कभी तुम बनाने की सोचो। अगर ये नहीं बेचा होता, दोनों ट्रक नहीं बेचे होते, एक ही बेचा होता 90,000 रुपए में, तो हम यहाँ पे लिखते सर बाय बैलेंस CD, क्योंकि एक ट्रक अभी भी बचा होता ना गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में। अच्छा उसकी वैल्यू कितनी होती? 75,000 की अगर दो है तो एक कितने का हो गया बता दो जल्दी से, डिवाइड बाय 2 करके। 37,500 यहां लिखा होता, और फिर ये प्रॉफिट कितने पे आया होता? फिर ये प्रॉफिट 5,000 रुपए पे आया होता। और इसको किस तरीके से लिखते हैं हम? रिपेयर कराए दोनों के ऊपर, ध्यान से देखो। मान लो 75,000 का ये रिपोजेस करके आया, तो एक कितने का करके आया? 37,500। इसने 10,000 रुपए खर्च किए, तो दोनों पे किए, तो इस पे एक पे कितने किए? 5,000। इसने एक को बेचा है, एक को ही बेचा है। अभी एक की कॉस्ट अभी कितनी आ गई है मेरे पास? 42,500 का सामान अगर 90,000 में बेच दूंगा तो प्रॉफिट कितने आ जाएंगे? 47,500। ठीक है ना? 47,500। तो उस केस में मैं यहां क्या करता? उस केस में मैं यहां क्या करता? पहले तो इसकी वैल्यू निकालता। इसकी वैल्यू कितनी हो गई है अब सर? 42,500। अब ये 37,500 पे नहीं रहा, 5,000 रुपए इसकी कैपिटल कॉस्ट में भी इंक्लूड हो गए ना। तो ये 42,500 का बच गया। बचा हुआ जो ट्रक था अगर एक ही बेच देते, और यहाँ पे रिपेयर कराए गए, हाँ सर वो तो 10,000 दोनों पे ही कराए गए हैं, और हमने बेचा क्या है? एक ट्रक को बेचा है 90 पे, तो अपना प्रॉफिट कितना आया इसके ऊपर? ठीक है जी, ऐसे करेंगे। लेकिन अब इसको चेंज कर देता हूं। देखो हो सकता है अगले क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ हो और वो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में मिल जाए, तो मैंने तो सिखा दिया। अच्छा जी, यहाँ क्या था? यहाँ रिपेयर 10,000 लिखा था, इधर 5,000 लिखा था, और इधर बैलेंस CD नील था। ठीक है जी, कोई शक? लास्ट में भी जाते जाते हमने एक पॉइंट और सीख लिया। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। सर इसको एक में कर दो।